नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर और भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर किस प्रकार से इन चीज़ों को शुरुआत किया गया, किस प्रकार से केंद्रीकरण जो पावर थी उसको विकेंद्रीकरण में बदला गया। काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बेसिक के साथ हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है और इसमें जो शब्द होते हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं समझने के लिए। तो हर एक शब्द को अच्छा और सरल बनाना, और उसके बाद जो लोग थे जिन्होंने क्या कहा था गाँवों को लेकर, और फिर किस प्रकार सरकार ने शुरुआत में तो केंद्रीकरण किया था, मतलब कि पावर को अपने हाथ में रखा था, पावर को दबा के बैठे थे कि हम हमारे पास ही पावर है, कि वो पावर को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन बाद में किस प्रकार लोगों के द्वारा आंदोलन किए गए, कमेटियां बनाई गई, कमेटियों में मांग उठाई गई, और किस प्रकार सरकारी अफसरों का दखल होने लगा पंचायती राज व्यवस्थाओं में। और फिर आपको पता होगा कि हमारे देश में शुरुआत के कुछ 40 साल जब ये व्यवस्था बनाई गई कि पंचायती राज के चुनाव होंगे, गाँवों में चुनाव होंगे, और उस चुनाव में जब चुनाव हुए तब एक बार तो चुनाव करा लिए गए, लेकिन फिर दूसरी बार चुनाव कब होंगे ये फिक्स ही नहीं था। तो 10-10 साल, 15-15 साल निकाल लिए। जिस पार्टी की सरकार थी उसी पार्टी का सरपंच था, यही मान के चलिए। तो ऐसी स्थितियां बनी थी, तो ये केंद्रीकरण था। केंद्रीकरण था मतलब पावर रखी हुई थी पार्टियों ने अपने हाथों में, कि जिसकी पार्टी जिसकी सत्ता उसी का गांव, बस ये हो गया। गांव में विकास करवाना है या नहीं करवाना है वो सरकार के हाथ में हो गया था। तो इस केंद्रीकरण के खिलाफ हमने पिछली क्लास में बात की थी कि महात्मा गांधी हो, चाहे लॉर्ड रिपन हो, या फिर आप 1512 में राजा जॉन का नाम सुना होगा, मेग्ना कार्टा अधिकारों को लेकर उन्होंने कहा था, और आज भी भारत में कहा जाता है। तो ये जब स्थितियां बनी, तो आप सोचिए कि 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन ने ये बात कही कि स्थानीय हाथों में जब तक पावर नहीं दी जाएगी आप गांवों के विकास की कल्पना ही नहीं की कर सकते हो। महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक गांवों से विकास की शुरुआत नहीं होगी तब तक गांव आत्मनिर्भर बने ही नहीं सकते हैं। और जो राजा जॉन थे 1512 ईस्वी में, उन्होंने ये बात कही थी कि शक्तियां लोगों के हाथों में देने का समय आ गया है, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि लोग क्रांति करने में उतर आए हैं, तो अब इनको नहीं समझाया जा सकता है, इनको पावर देनी ही पड़ेगी। लेकिन भारत आजाद होने के बाद भी शुरुआती दौर में पावर को अपने हाथों में रखता है। जो सरकार थी, जो दिल्ली थी, वो पावर को अपने हाथों में रखती है। गाँव में ये पावर नहीं दी जाती, बल्कि गाँवों के विकास 2-3 कार्यक्रम चला दिए जाए कई गाँवों के लिए, कि गाँवों का विकास हो सके। अब आपको पता है कि कार्यक्रम क्या होते हैं, और अगर कोई भी संस्था बनाई गई है और किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए संस्था बनाई गई है, तो आप मान के चलिए कि वो जो सारी पावर होगी वो अधिकारियों के हाथों में दी जाएगी। अब मान लीजिए कि गाँव के अंदर कोई भी प्रोग्राम चलाया गया, गाँव के लिए कोई भी प्रोग्राम चलाया गया, दिल्ली के द्वारा चला गया। अब उस गाँव तक उस प्रोग्राम को पहुँचाने के लिए कौन लोग आएँगे? दिल्ली से ही लोग आएँगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है तो दिल्ली से ही लोग आएँगे। तो जो पावर है वो किसके हाथ में? वो गाँव के हाथ में नहीं है। वो पावर किसके हाथ में है? उन अधिकारियों के हाथ में है, उन संस्थाओं के हाथ में है। तो ये केंद्रीकरण है। आपको केंद्रीकरण को समझना पड़ेगा और विकेंद्रीकरण को समझना पड़ेगा। आज की हमारी क्लास इसी पे फोकस रहेगी कि एक तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा कि ऐसे कौन से कार्यक्रम था जो चलाए गए और जो फेल रहे, और फेल रहे तो हमको कैसे पता चला कि वो कार्यक्रम फेल रहे? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का स्टैंड लेना एक सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती थी। मतलब सारी पावर गाँवों को देना था। सरकार के हाथ में जो पावर थी, जो दिल्ली के हाथ में जो पावर थी, उस पावर को राज्यों को सौंप दिया गया। लेकिन राज्यों के हाथ में भी जब पावर गई तब भी गाँवों का विकास सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था। तब भी सरकारी अफ़सरों का दखल दिया जा रहा था, और तब भी गाँव के लोग यही सोच रहे थे कि हम कुछ भी कर लें, नाम तो इन्हीं अधिकारियों का आएगा। हम चाहे कुछ करें या ना करें, पैसे, फंड, सारे सिस्टम सेट करने में यही अधिकारी हैं। मतलब गाँव का कोई नहीं है, ठीक है? जो पंचायत जो बनता है, सरपंच जो बनते हैं, ये काफ़ी बाद की कड़ी थी। इससे पहले तो बहुत कुछ हो चुका था। और जो सरपंच बन रहे हैं अभी, आपको पता है कितने पैसे खर्च करते हैं कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन बाद में नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे सोचिए, अगर वो लोग चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि गाँव के अंदर किसी पार्टी का कोई महत्व नहीं रहता है। सरपंच किसी पार्टी का टेग लेके चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो अपनी खुद की एक पार्टी होती है उनके लिए। मतलब गाँवों के लिए ये बंटवारा किया गया है शक्ति का, यही विकेंद्रीकरण की शुरुआत थी।
और विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत गाँव के लिए की गई, उसमें आप देखिए कि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिस तरह दिल्ली सरकार लोकसभा चुनी जा रही है, उसी तरह गाँवों के अंदर सरपंच, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, फिर जिला स्तरीय कमेटी, तो गाँव के अंदर पार्षदों के द्वारा या सरपंचों के द्वारा चुनी गई, फिर लोग मिलते हैं, फिर एक अलग ही स्तर पे उनकी सरकार बन रही है। तो ये पूरी तरीके से अलग कर दिया गया है। इस पावर को अगर समझ जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में छोड़ा था जहाँ पे महात्मा गांधी की बात लेकर के उन्होंने कहा था कि गाँव से विकास की शुरुआत होनी चाहिए। 1950 में हम आज़ाद होते हैं, ठीक है। जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है तो हम 1952 में और 1953 में, 1952 और 1953 दो प्रोग्राम चलाए गए। इनको लिखना आप, दो प्रोग्राम चलाए गए। एक प्रोग्राम था, उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एक था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा जो प्रोग्राम चलाया गया वो था राष्ट्रीय सविस्तार सेवा योजना। राष्ट्रीय योजना। देखो, इनमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कारण क्या है कि काफी लंबा चलना है, तो ये कार्यक्रम विफल रहे बस, तो इसमें ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सविस्तार सेवा। अब ये दोनों ही कार्यक्रम जो चलाए गए वो केंद्र के द्वारा चलाए गए 1952 और 53, और हर एक राज्य के लिए चलाए गए, ये हर एक राज्य के लिए, ताकि गाँवों में लोगों तक सुविधाएं पहुंचा सके, गाँव में लोगों तक योजनाएं पहुंचा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके, ठीक है, 1953 तक। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब मान के चलिए कि एक पेड़ लगाया गया गाँव के अंदर, उस पेड़ को पानी पिलाने की जब बात आती है, जब खाद देने की बात आती है, तो सरकार के द्वारा कहा जाता है कि लोग यहाँ पे सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन पानी पहुंचाने का काम दिल्ली से ही होगा, खाद पहुंचाने का काम भी दिल्ली से ही होगा। अब जो पेड़ है जो लगाया गया है, ठीक है, पेड़ लगाया गया है जो भी, गांव पास में है, इनके गांव पास में है, दिल्ली इतनी दूर है, यहां से पानी पहुंच रहा है, यहां से पानी नहीं पहुंच सकता है। ये केंद्रीकरण था और ये विकेंद्रीकरण है, इसको समझना। मतलब ये पेड़, समझना पेड़ क्या है, गांव की स्कूलें हैं, गांव के अस्पताल है, गांव में जितनी भी विकास की चीजें होती है, चाहे उनके लिए नहरें बनाना, चाहे रास्ते बनाना, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो गाँव को आत्मनिर्भर बनाती है, चाहे वहाँ की उनकी वानी की हो, सारी चीजें ये है। आज देखिए आप, स्थानीय कर होता है, उसी कर को वापस गांव के विकास के लिए लगा दिया जाता है। पहले ये सुविधाएं किसके हाथ में थी, यहाँ पे थी, यहाँ से कर जाएगा यहाँ पे, यहाँ से वापस विकास की योजना यहाँ पे आएगी। इसीलिए तो सरकार के द्वारा, दिल्ली के द्वारा बार बार ये कहा जाता था कि हम इस पेड़ को पानी पहुंचाने के लिए टैंकर तो भेजते हैं, मतलब हम गाँव के विकास के लिए पैसे तो भेजते हैं, लेकिन वो जाते जाते खत्म ही हो जाते, पता ही नहीं चलता है कि पैसे कहाँ चले गए। और कागजात में सारे एक नंबर होते हैं, कोई दो नंबर में काम नहीं हो रहा है, फिर भी पैसे गायब हो जाते थे। अब टैंकर पहुंचाया गया पानी का यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आया तो खाली था और यहाँ से निकला तो भरा हुआ था। और महत्वपूर्ण बात यह है, जरूरी बात यह है कि ये टैंकर इसी सिर्फ एक पेड़ के लिए पहुंचाया गया, ऐसे नहीं है कि गांव, सारे गांवों के लिए पहुंचाया गया, सिर्फ इसी के लिए, फिर भी न जाने कहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये स्थिति थी, तो ये होता है केंद्रीकरण। मतलब गांव के लोग अच्छे से काम कर सकते थे, गांव के अपना एक नेता चुन सकते थे। शुरुआत में इतिहास में यही तो था, जब कबीले हुआ करते थे, अपना सरदार चुनते थे, वो सरदार एक समिति के द्वारा चुना जाता था, फिर वही समिति, वो सरदार अगर कुछ गलत कर रहा है तो समिति मिलकर उसको हटा देती थी। होता था, शुरुआत यही थी। इतिहास, सरकारें तो बाद में बनी, लोकतंत्र 1950 में बना, उससे पहले तो राजाओं का शासन चल रहा था। लेकिन जो ये राजा थे 1950 से पहले या अंग्रेजों के आने से पहले, ये राजा तो ताकतवर हो चुके थे, ये तो समिति अपने अधीन कर ली थी। लेकिन उससे भी पहले चले जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता में आप चले जाइए, वहां पे आप देखिए राजा जो होते थे, वहां पे जो राजा होते थे उनको एक समिति के द्वारा चुना जाता था और वो समिति के हाथ में असली पावर होती थी। जब तक वो राजा जनता की भलाई के लिए काम कर रहा होता था, तब तक वो उस पद पर बना रहता था। जैसे ही लोगों को लगा,
वो समिति में प्रस्ताव पारित कर देते थे और प्रस्ताव के द्वारा उस राजा को हटा दिया जाता था। मतलब ऐसा कोई स्थिति नहीं थी कि वहां पे जो राजा है वो राजा सरकार का, मतलब कि राजा हमेशा बना रहेगा या उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसी कोई नहीं थी। बाद में राजाओं ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ने लगे और फिर जो पावरफुल हो गए तो फिर उनके बेटे ही राजा बनने लगे। तो प्रोसेस बाद में चलने लगी और इसी से परेशान होकर फिर हमने लोकतंत्र को चुन लिया। मान के चलिए अगर वो समितियां होती, वो राजा होते और ऐसे ही चुनाव हो रहा होता तो हमको लोकतंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो राजा पावरफुल हो गए और फिर वो बेटा राजा चलने लगा, उसके बाद ही हमने किसको, लोकतंत्र को चुना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, गांव अच्छे से चल सकते थे, गांव अच्छे से चलाए जा सकते थे, लेकिन क्या किया गया, केंद्रीकरण किया गया। फिर केंद्रीकरण की शुरुआत नहीं की गई। ये कह सकते हैं कि शुरुआत में देश गरीब था, संस्थाएं इतनी नहीं थी, गांव के हाथ में पावर नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि वहां पे फिर से कोई, मतलब जातियों में बटा हुआ था, धर्मों पे भी बटा हुआ था देश, तो ठीक है, तो वहां पे कुछ जातियां हावी हो जाती, तो ऐसा हो सकता था, तो हम कह सकते हैं। लेकिन बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बदल दिया गया और पावर इसको दे दी गई, गांवों को दे दी गई। तो दो कार्यक्रम चलाए गए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और ये फेल रहे, विफल रहे, कैसे पता चला? इनका पता करने के लिए, लिखना इनको अच्छे से, इनका पता करने के लिए बलवंत मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति बनाई गई और इनको कहा गया कि आप पता कीजिए कि ये विकास कार्यक्रम गांव में क्यों लागू नहीं हो पा रहे हैं। तब इन्होंने, पहले आप इनको लिखिए और अगला पॉइंट डालिए बलवंत मेहता समिति, उसके बाद आगे बात करते हैं। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार सेवा योजना, ये कार्यक्रम चलाए गए। ये फेल क्यों हुए? ठीक है, तो ये लिखना और फिर एक कोष्टक में लिख देना कि कार्यक्रम फेल क्यों हुए और फेल हो रहे हैं कैसे पता चला। तो पता चल जाता है, देखो गाँव में विकास नहीं पहुंच रहा है, चुनाव लड़ने गए होंगे, वहां पे कर रहे होंगे, तो लोगों के विरोध देख के पता चल जाता है, या रिपोर्टें आई होगी, पता चल जाता है। अब हमने ये क्यों नहीं कहा आपसे कि बीच में क्यों पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अधिकारियों के हाथों में थी। ये सारी चीजें है ना, ये सारी अधिकारियों के हाथों में थी। अधिकारी कौन है? जो पुलिस वाले होते हैं वो, ठीक है, उनके हाथों में चीजें थी। कैसे ये चीजें थी, समझना है इसको। ये सारी चीजें हैं, ये केंद्रीय स्तर की है। अब राज्यों के पास भी ये पैगाम पहुंचाया गया कि राज्यों में जो गांव है उनकी मदद के लिए संस्थाएं बन रही है, तो उनमें उनको चुना गया। जैसे कि जिला स्तर पर तो आईपीएस आईएएस अफसर हैं, इनको चुना गया। इनको चुनने के लिए फिर ये गांव में विकास की योजनाएं पहुंचाने के लिए। लेकिन हुआ ऐसा कि सरकारी अफसरों का दखल बढ़ गया गांव के अंदर, ठीक है। वो जो स्थानीय लोग थे, जो गांव के लोग थे, उनको तो ऐसा समझा जा रहा है ये तो अनपढ़ है, बिल्कुल इनको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। इस तरह की स्थितियां बनने लगी थी। जिनके हाथ में पावर थी वो खुद को राजा समझ रहे थे, और जिनके हाथ में पावर नहीं थी वो अपनी पगड़ियां रखने तक मजबूर हो रहे थे। ऐसी स्थितियां थी। राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, आप देखिए, ट्यूबवेल है, नहरें अभी बनी है, ज्यादा पुरानी नहीं है ये। आप सोचिए ना कि आज़ादी के 40 साल बाद की स्थिति और अकाल की स्थिति राजस्थान के अंदर कहाँ से पहुंचेगी। गाड़ियां नहीं है, अस्पताल नहीं है गाँवों के अंदर, साइकिलों पे तो मिसाइलें लेके चला करते थे हम लोग। तो ऐसी स्थिति से भारत गुजरा है, ऐसी स्थिति से हम निकले हैं। उस वक्त ये योजनाएं गाँव में पहुंचाना और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा पहुंचाना जिनके हाथ में पावर है, सबसे ज्यादा पावर है, और ऐसे लोगों के पास पहुंचाना जो पढ़े लिखे ही लोग नहीं है, बिल्कुल ही। साक्षरता दर देखिए भारत की उस वक्त काफी कम थी, ठीक है, तो ये लोग तो पहले ही उनको अनपढ़ समझ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, और ये बातें कोई हवा में नहीं कही जा रही है, इन्होंने ही ये बातें कही है। पहला पॉइंट, 1957 में समिति बनाई गई और जो इन्होंने रिपोर्ट दी वो 24 नवंबर 1957 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है। जो प्रधानमंत्री थे आपको उस वक्त, ना जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने रिपोर्ट दी। और ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बलवंत राय मेहता, कोई छोटे व्यक्तित्व नहीं था, मुख्यमंत्री रहे हैं ये गुजरात के। तो ऐसी स्थिति थी, तो इन्होंने दो तर्क दिए थे। एक तर्क दिया था इन्होंने सरकारी अफसरों का दखल।
ठीक है, एक तो इन्होंने सरकारी अफसरों का दखल दिया था, दूसरा तर्क इन्होंने दिया था कि जो गांव के लोग हैं, ठीक है, भागीदारी नहीं है इनकी। देखो मन मुटाव हो जाता है चीजों को लेकर, जब ये लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो वो लोग इनके पास ही नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में योजनाएं पहुंचेगी नहीं, वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। और जो पैसा पहुंचा गया है वो वापस केंद्र में तो नहीं पहुंचाया जा सकता है, फिर उसका वो कबला होने लगता है, ये चीजें बनती हैं। तो ये दोनों पॉइंट और लिखना। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया कि 7 पॉइंट बताए हैं इसको लेकर कि क्या किया जाना चाहिए, उसको लेकर बताया है। तो एक बार बलवंत राय मेहता समिति, फिर 1957 में रिपोर्ट आई 1957 के बाद, और ये सरकारी अफसरों का दखल बढ़ गया, और दूसरा गांव की। उसके बाद हम 7 पॉइंट को देखते हैं कि कौन से हैं। एक बार इनको लिख लीजिए। ये हम वहां पे जा रहे हैं, देखो, जब पंचायत का चुनाव होगा, जब सरपंच बनेंगे, हम वहां पे पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन रास्ते क्या थे, क्या कठिनाइयां आई थी, किस तरह हम इनको समझे, और किस तरह उन चीजों पर हम फोकस करने लगे कि नहीं, गाँव के अंदर एक सरपंच तो होना ही चाहिए गाँव के विकास के लिए। लेकिन डायरेक्ट सरपंच को पैसे नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि वो खा जाएगा, चुनाव प्रचार करेगा, वो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देगा, जो फंड मिलेगा वो वापस कपड़ा कर जाएगा वो फंड का। ठीक है, अब आज स्थिति ये है कि जो सरपंच होते हैं वो भी किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। गांव में पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जुड़े हुए किसी ना किसी पार्टी से होते हैं, ये आपको भी पता है और अच्छे से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सरपंच के हाथों में ही फंड दे दिया जाएगा तो फिर वो पैसे विकास के लिए नहीं लगेंगे। इसलिए हमने काफी शानदार तरीके से अलग अलग चीजें निकाली है। अब काफी सारी समितियां आई है, पूरी लिस्ट बनी है, उन समितियों में हमने महत्वपूर्ण चीजें उठाई है, उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहली जो समिति हमने देखी बनी वो बलवंत मेहता समिति, उसके उन्होंने 7 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर, लिखते जाना चाहता हूँ, पहला है इसके अंदर, पहला उन्होंने बताया कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव, जो ग्राम पंचायत का चुनाव है वो सीधे लोगों के द्वारा हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ग्राम पंचायत। अब कौन सा स्तर की ये पंचायत है, आपको हमने पिछली क्लास में बताया था, लोगों के द्वारा चुनाव हो, लोगों के द्वारा चुनाव। ठीक है, पहला काम इन्होंने कहा कि गांवों के अंदर चुनाव होने चाहिए और डायरेक्ट लोगों के द्वारा ही वोट दिया जाना चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। उसके बाद देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत समिति का और जिला परिषद का गठन होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद का, पंचायत समिति का। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, इसको समझना, वह जिला परिषद। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, और ये जो है प्रत्यक्ष है। अब देखो, बार बार चुनाव नहीं कराए जा सकते, खर्चा होगा, कितना खर्च होगा एक चुनाव के लिए, कितना खर्च बढ़ेगा, अधिकारियों को वहां पे भेजना, चुनाव कराने वालों को वहां पे भेजना, बार बार वहां पे भेजना, विधानसभा के चुनाव अलग कराना, लोकसभा का अलग कराना, फिर इनके वापस पंचायतों के चुनाव अलग कराना। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ज्यादा चुनाव के लिए समय नहीं। तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के लिए तो चुनाव करा दो, लोगों को अपना नेता चुनने का तो अधिकार होना चाहिए, लेकिन आगे चलकर पंचायत समिति व जिला परिषद अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि यहाँ पे जो चुने गए लोग हैं, ये लोग इनको चुन लें। ठीक है, यहाँ पे जो चुने जाएंगे, चाहे पार्षद चुने जाए, चाहे कोई भी चुने जाए, यहाँ पे जो लोग चुने जाएंगे वो चुने हुए जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा ही इनको चुन लिया जाएगा। ये क्या है, इसको देखो कि जैसे ही कोई व्यक्ति चुना गया, ठीक है, तो लोगों ने सही व्यक्ति को चुन लिया है। अब अगर वो सही व्यक्ति है तो उसी सही व्यक्ति के द्वारा इनको चुना जाएगा, तो ये व्यक्ति भी सही ही होंगे, गलत नहीं होंगे। ऐसी सोच रख करके क्या किया गया, ये पॉइंट रखा गया कि जिला परिषद व अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाए। पंचायत समिति, जिला परिषद, तीन ही तो होते हैं, एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीन ही तो होते हैं। ये 1 2 3, सबसे ऊपर बॉस ये पंचायत समिति इधर उधर पहुंचाने का काम करती है, और ग्राम पंचायत असली सरकार गाँव की। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है
असली पावर पंचायत समिति को कार्य करे, काम करने की शक्ति पंचायत समिति को, ठीक है, असली पावर काम करने की। देखो फंड, यहाँ पे फंड आएगा उसको पहुंचाने का, इधर उधर पहुंचाने का काम इसका ही है, तो विकास के लिए पावर इसके पास है, लेकिन असली सरकार गांव की ये होगी। असली सरकार, इसीलिए कहता हूँ शब्द काफी कठोर होते हैं। असली सरकार तो गांव की ये होगी, गांव के लोग हैं तो गांव की सरकार तो असली होगी, लेकिन पावरफुल संस्था ये होगी। यहाँ पे जो फंड आएगा तो रिपोर्ट देना, ये करना, जिला परिषद का काम है देख रेख करना, ये तीनों ही है जो एक दूसरे पर निर्भर है, ये तीनों ही चीजें। तो इस तरफ बांट दिए गई, विकेंद्रीकरण यही होता है। ये पावर को एक हाथ में नहीं रखा गया, अलग अलग हाथों में बांट दी गई। इससे क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार होने का जो होता है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब आके देखना, देख रेख का काम जिला परिषद का, देख रेख का काम कौन करेगा, जिला परिषद का करेगा। सलाहकारी, समन्वय, पर्यवेक्षण निकाय, इसका काम काम करना नहीं बल्कि सलाह देना या निगरानी करना है। अब देखो, जिला परिषद का काम काम करना नहीं है, हमने पिछली क्लास में भी यही कहा था आपसे, देख रेख करना है, निगरानी करना है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वो यहाँ पे झांक के देखेंगे वहाँ पे कि ये काम हुआ नहीं हुआ, उससे पहले पंचायत समिति इनके पास कागज पहुंचा देगी कि ये काम हो गया है। फिर अगर ये जाए और वहाँ पे देखे काम हुआ है या नहीं हुआ है, अब अगर वो वास्तविक रूप से वहाँ पे जाए और काम को देखे तो उनको दिखेगा, लेकिन वहाँ पे पहुंचने से पहले ही इनके पास पैकेज पहुंच जाए तो फिर ये नहीं देखेंगे, बात यही है। उसके बाद अगला है अपना कलेक्टर होता है, ठीक है, जिला परिषद का, डीएम कह सकते हो आप, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश। उसके बाद है विकास का काम इन स्थानीय संस्था को ही सौंपा जाए। विकास का काम ये जो स्थानीय संस्था है इनको ही सौंपा जाए। किसने कहा, ये बलवंत मेहता ने कहा, तो लिख देते हैं यहाँ पे स्थानीय काम। ये लिखना आप, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष होगा, और स्थानीय संस्थाओं को ही ये काम सौंपा जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये तो 3 पॉइंट, हमने 7 पॉइंट पूरे आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि इन्होंने 7 पॉइंट हमने आपको डिटेल में बताए थे। इन्होंने क्या किया कि देख रेख करना, ठीक है, इसका काम भी किस में रखा, अपने काम में, पॉइंट में रखा। निगरानी करना हो गया, ठीक है, पैसे का इंतजाम करना हो गया, ये छोटे छोटे कामों को मिलाकर इन्होंने रिपोर्ट तैयार की। तो सारे कामों को नहीं रखा जा सकता है, इतना है कि इन्होंने 7 पॉइंट में इन्होंने बताया था। एक और लिख सकते हो आप, डी लगाकर, पैसों का इंतजाम करना। कहाँ से किया जाएगा पैसों का इंतजाम, पहले तो दिल्ली दे रही थी। इन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए, जितने हो सके उतने कराए जाए, ताकि गांव में ही आजीविका बढ़ जाए लोगों की, और वहीं से टैक्स टैक्स कलेक्ट किया जाए वहीं से। लेकिन अभी भी एक चीज सोचो कि जिला परिषद के हाथ में चीजें हैं, मतलब कि डीएम के हाथ में चीजें हैं, कलेक्टर के हाथ में चीजें हैं अभी भी, क्योंकि हमने क्या कहा, ये बॉस है, निगरानी करना, काम हुआ कि नहीं हुआ है। आप सोचो कि स्कूल है आपकी, टीचर पढ़ा रहे हैं, और टीचर पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल स्कूल के अंदर बैठे हैं, और आपको पता चल जाए कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं, स्कूल का निरीक्षण करने आ रहे हैं। चाहे स्कूल के अंदर सारे काम एक्यूरेट हो, एक नंबर काम हो, फिर भी सब जो टीचर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं उनके हार पे धूज रहे होते हैं। कारण क्या है कि उनको पता है कि छोटी सी भी कमी निकाली तो नौकरी जा सकती है, या उन पे मतलब कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो अभी भी पावर किसके हाथ में, इनके हाथ में है, वो निगरानी करने का काम है इनका, ठीक है। तो ऐसी स्थिति, तो पैसों का इंतजाम में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा काम है। अब एक चीज और है जो आपको बतानी है यहाँ पे, वो है, ये है पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। इसके बाद है पंचायत समिति, और एक है जिला परिषद। काफी सारे गांव मिलकर क्या बनेंगे, ब्लॉक, और इसको कहते हैं, ठीक है, पंचायत समिति, गांव का समूह।
सभी गाँवों को मिला लाए, फिर बनेगा जिला। ठीक है, जिला परिषद हो जाएगी और ग्राम पंचायत। इनको सही से लिखना चाहें हम तो गांव स्तर पर। ठीक है, ये तो है गांव स्तर पर, गांव स्तर पर। ये है ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, खंड कह दो या ब्लॉक कह दो, खंड ब्लॉक स्तर पर। और ये हो जाएगी जिला स्तर पर। ठीक है, पूरा जिला इसमें आ जाएगा। इस तरह पावर को बांटा गया। असली सरकार ये है, किसी गांव में विकास हो रहा है, जनता वहां पे है, अपना नेता चुन रही है, अपना नेता चुन के भेजेगी तभी तो, अगर सही नेता चुन के भेजेगी तो सही काम होगा। तो असली सरकार तो ये है, लेकिन पावरफुल संस्था ये है, सबसे बड़ी संस्था ये है, बॉस है इनकी, निगरानी करना, देख रेख करना। अच्छे से अब समझ में आ गया विकेंद्रीकरण क्या होता है। अब 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी को याद कीजिए आप। 2 अक्टूबर 1959 गांधी ने कहा था कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत होनी चाहिए, न कि केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का उन्होंने केंद्रीकरण की नहीं कहा, लेकिन आप खुद ही सोच लीजिए ना इस चीज को। तो केंद्रीकरण मतलब दिल्ली से सरकार चल रही है, विकेंद्रीकरण मतलब गांवों से दिल्ली तक सरकार जा रही है, शक्तियां बढ़ती हुई जा रही है। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के अंदर राजस्थान में पहली बार ये समिति के सारे काम लागू कर दिए गए। बलवंत मेहता समिति ने सिफारिशें दी, कहा कि सरकारी अफसरों का दखल ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को सिफारिशें लागू कर दी गई और ऐसी स्थिति बनी। अब देखेंगे कि आगे क्या हुआ। काफ़ी सारी समितियां हैं, हमने एक शुरुआत की है। हम फिर से बलवंत राय मेहता समिति को पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इनके अंदर छूट गई है। लेकिन उससे पहले हमारी अगली क्लास जो होगी उसमें कुछ जानकारियां और है जो हमें 73वें संविधान संशोधन तक लेके जाएगी। उसके बाद समितियां बनेगी। उन समितियों में हमको ये देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे हमने उठाए हैं, कौन कौन सी सिफारिशें हमने उठाई है, और शानदार तरीके से हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।